कई लोग घायल हुए, खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इसके मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव आयुष श्री रंजन कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा श्री नवीन अरोड़ा जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा श्री नवीन अरोड़ा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित शासन से जुड़े भी सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और जिन्हें अपने नए जीवन के लिए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसे आयुष के आयुर्वेद, होम्योपैथ और अन्य विधाओं के जो यहाँ पर आज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्सा अधिकारियों और एफएसएल लैब्स के टेक्निकल स्टाफ को जो नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, उसके लिए उपस्थित सभी हमारे सफलतम अभ्यर्थीगण, उनके परिवार के सभी अभिभावकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन के द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो ये सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते और एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज यहां पर हम लोगों ने आयुर्वेद से, होम्योपैथ से जुड़े हुए और आयुष के अन्य विधाओं से जुड़े हुए नियुक्ति पत्र, जिसमें 163 आयुर्वेद के चिकित्साधिकारियों के, 3 इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, 19 प्रोफेसर और होम्योपैथ के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको नियुक्ति पत्र एक और हम वितरित कर रहे हैं और 296 एफएसएल लैब के जो टेक्निकल स्टाफ है, इन सबको यह नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, इन सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमतापूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग
चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी? इनकी कार्य पद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्य पद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्य पद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी, समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्य पद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, उन अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी पहले, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा करके, प्रोत्साहन दे करके आज जो परिणाम हमारे सामने हैं, आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता, जिस भी विभाग के कार्मिक वहां तैनात थे, जो भी आया देश और दुनिया से, सबने उसकी तारीफ की, सबने कहा कि बहुत अच्छा था। और केवल एक उसके लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक का संवाद, आम जन जिन सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते थे, जैसे ही वह कुंभ के क्षेत्र में पहुंचता था, सफाई उसको अच्छी दिखती थी, पुलिस का व्यवहार अच्छा दिखता था, पेंटून ब्रिज उसको अच्छे लगते थे, चेकआउट प्लेट की व्यवस्था उसको व्यवस्थित लगती थी, संगम में पर्याप्त जल की उपलब्धता उसको अच्छी लगती थी, कॉरिडोर का निर्माण उसे अच्छा लगता था, एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अनुशासन उसे अच्छा लगता था। और ये विभाग तो अलग अलग थे, सभी विभाग अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन
उस पूरे विभाग की मॉनिटरिंग एक जगह से होती थी, और यही टीम वर्क जब एक साथ कार्य करता है तो महाकुंभ जैसी सफलता को हमें प्रदान करता है। और यही प्रयागराज के अंदर हम सब ने देखा है, यही हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। कुंभ प्रयागराज में हो रहा था, लेकिन कुंभ में क्या गतिविधियां हो रही थी, कैसे कैसे वहां कार्य हो रहे हैं, उसकी निगरानी हम यहीं से बैठ करके भी कर रहे थे। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब हर एक गतिविधि को आप अवलोकन कर सकते हैं। और हम लोग एक एक गतिविधि को देखते थे, फिर यहां से बताते भी थे कि देखो यहां पे ये चीजें हैं, यहां पे ये चीजें हैं। हमें अपनी विभागीय कार्य पद्धति को भी आगे बढ़ाने में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको एक सहायक के रूप में उपयोग किया कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं आज आपसे केवल एक बात ही कहना चाहूंगा, जो ये आज नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है आयुष विभाग से, आयुर्वेद होम्योपैथ के साथ साथ एफएसएल लैब्स के, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। आयुष जिसमें आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सभी को मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर उन्होंने एक नया मंत्रालय ही इसके लिए गठित किया। ट्रेडिशन मेडिसिन की उन्होंने एक नई पद्धति को ही आगे करके उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, पहले योग कोई व्यक्ति करता था तो लोग उससे घबराने लगते थे, लेकिन आज दुनिया के 193 देश विश्व योग दिवस के साथ भारत के साथ जुड़ते हैं। ये भारत की ट्रेडिशनल परंपरा के साथ दुनिया के मन में आई हुई श्रद्धा का एक नया भाव है। हम जब स्वयं अपने कार्यों के प्रति और अपनी उपलब्धियों और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, जब हम स्वयं अपनी विरासत को कोसेंगे तो दुनिया हमारे पीछे क्यों जाएगी? दुनिया तो फिर ये चाहती ही है कि वह भी हमें कोसे, और यही होता था। पहले भारत की विरासत को कोसना कुछ लोगों के लिए यह गौरव की बात हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की विरासत को जैसे ही मान्यता प्राप्त हुई, जैसे ही मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, योग की विधा के साथ दुनिया जुड़ रही है और महाकुंभ के आयोजन के साथ दुनिया जुड़ने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी। यानी दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा देश नहीं रहा होगा जिसने महाकुंभ में आने के लिए रुचि न दिखाई हो। 45 दिनों के इस आयोजन के दौरान हम देख रहे थे कि दुनिया के अंदर एक ही न्यूज थी और वो प्राइम न्यूज थी महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज में, महाकुंभ तो यूपी के एक छोटे से शहर प्रयागराज में हो रही थी, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एक आयोजन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो वह सनातन धर्म से जुड़े हुए इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को। यानी ये चीजें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जब हम अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करके उसके प्रति थोड़ा भी रुचि लेते हैं तो दुनिया उसके प्रति टूट पड़ती है, आह पड़ती है, और यही स्थिति आयुष के साथ भी जुड़ती है। आयुर्वेदिक पद्धति ये भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों के व्यापक अनुभव पर आधारित वह पद्धति है जो हमें केवल रोग के उपचार के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक संतुलित रूप से सुरक्षित रखने और हमारे आयु को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। हम एक संतुलित दिनचर्या के माध्यम से अपनी काया को आरोग्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह आयुर्वेद उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आयुष पद्धति उसके एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। और हम
उसका पालन करें। इसके लिए सामान्य रूप से सरकार ने अलग अलग जनपदों में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में तो आज के दिन पर हम लोगों ने सरकार आने के बाद एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2114 आयुर्वेद, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और लखनऊ पीलीभीत में यहां पर हम लोग आयुष की यहां पे निर्माणशाला का निर्माण यहां पे उनके निर्माणशालाओं के भी निर्माण की कार्रवाई की अंतिम चरणों में वहां पे चल रही है। 15 जनपदों में 50 शैय्या के इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स की स्थापना और उसका संचालन प्रारंभ हो चुका है। 3 जनपदों में इसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है और मैं विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पहले से हो चुकी थी जो संचालित हैं और इसके साथ ही 225 आयुष चिकित्सालयों में योग एंड वेलनेस सेंटर को भी प्रारंभ किया गया है। 395 राजकीय आयुष चिकित्सालयों का निर्माण का कार्य या प्रगति पर है। 551 आयुष जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उसके उच्चीकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। यानी आयुष के क्षेत्र में जो एक कार्य है, आपके पास भी बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। याद रखना, हम केवल आयुर्वेद की टैबलेट पे ही विश्वास न करें। बहुत सारी ऐसी पद्धतियां, देसी पद्धतियां होंगी, उसके बारे में भी हमें जानकारी जुटानी चाहिए। तो आप लखनऊ